नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले आपकी यहाँ परीक्षा जो है वो 30 जुलाई को होने वाली है। तो इसके लिए यदि आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया जा रहा है। आपके लिए आकलन परीक्षा क्रैश कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। जो अभी तक कहीं भी क्लास नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स का यहाँ पर जो मूल्य रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये रखे गए हैं। लेकिन यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको 400 रुपये रखे गए हैं। सारे नोट्स जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित सारा नोट्स हाथ से लिखा हुआ बनाया गया है, जो कि स्पेशल आपके जैक मॉडल पर आधारित है और चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आप अभी तक इस नोट्स को लेकर के नहीं पढ़े हैं तो आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार यह नोट्स को अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि यह जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है और आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। तो आपका जो यहाँ पर आकलन परीक्षा होना है वो आपके टेक्स्ट बुक पर ही आधारित होने जा रही है और यहाँ पर कम प्रश्न में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके भिड़ने की संभावना होगी। इसलिए आप यदि किसी भी बाजारू किताब की आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि जेटेड के जैसा एक बार आपको पछतावा हो जाए कि 2 नंबर और 4 नंबर के खातिर फेल किए हो। तो यदि आप पछतावा नहीं चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ से सारे नोट्स वीडियो PDF जरूर परचेज कर लेंगे। यदि नोट्स आप लेना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आपको 30 रुपये करके मिल जाते हैं। और यदि आप क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स जो अभी 30 दिनों की होगी तो उसके लिए आप 250 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ कोर्स भी चाहिए तो पूरे कंप्लीट कोर्स 400 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और आप यहाँ से अगर सारे नोट्स PDF और टेस्ट सीरीज को बना लेते हैं तो आपकी सफलता 101% निश्चित है। तो आप अभी कभी हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर अवश्य फ़ोन कर लेंगे और जुड़ जाएंगे और सारे नोट्स और PDF ले लेंगे, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई है और यह सफलता सीरीज शुरू किया गया है। तो इस सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पदार्थ अगला क्या है? जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं यानी वैसे पदार्थ जो जल सकते हैं। सभी पदार्थ नहीं जल सकते, लेकिन जो पदार्थ जल सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ, ज्वाला पदार्थ या कोई नहीं। ठीक है, तो जो पदार्थ जल सकते हैं, जिनका दहन हो सकता है, जल सकने का मतलब उसका दहन हो सकता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दहनशील पदार्थ कहते हैं। और ये दहनशील पदार्थ किसमें? ए में है, तो इसका राइट ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा। अगला है, इसमें कौन दहनशील पदार्थ है? आपको बताना है कि इसमें जो है कौन दहनशील पदार्थ है। तो दहनशील पदार्थ का मतलब जिसका दहन हो जाए, जिसमें आग पकड़ ले और वह पूरी जल जाए, तो उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन दहनशील पदार्थ है आपको बताना है। लकड़ी, डीजल, पेट्रोल या सभी। तो देखिए लकड़ी भी ऐसा पदार्थ है जिसको यहाँ जलाने के बाद वो पूरी जल सकता है। डीजल भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। यानी ये सभी दहनशील पदार्थ है, ये सभी जलने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब आपको बताना है कि जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दहनशील, अदहनशील, ज्वाला पदार्थ या कोई नहीं। ठीक है, तो जिन पदार्थ का दहन नहीं होता है, दहन क्या होता है? नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अदहनशील। क्या कहते हैं उसको? अदहनशील पदार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसको अदहनशील पदार्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें कौन अदहनशील पदार्थ? आपको बताना है कि इसमें कौन जो है अदहनशील पदार्थ है। लोहा, पत्थर, कांच या सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए सभी होगा, यानी लोहा भी नहीं जलता है, पत्थर भी नहीं जलता और कांच भी नहीं जलाया जा सकता, इसलिए ये सभी अदहनशील पदार्थ हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कहलाता है उससे क्या कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उससे क्या कहते हैं? दहन ताप, तीव्र ताप, ज्वलन ताप या सभी। ठीक है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप के नाम से जानते हैं, या उसी को प्रज्वलन ताप भी हम लोग कहते हैं। बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत बार ये प्रश्न आता है कि यदि बिजली में आग लग गया हो, बिजली के उपकरण, पेट्रोल में, ज्वलनशील पदार्थ में यदि आग लग गया हो तो उसको बुझाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन का, C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन और CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो बिजली के उपकरण और पेट्रोल, डीजल जैसे में यदि आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए हम लोग CO2 गैस का ही उपयोग करते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है।
सोडा अम्ल को क्या कहा जाता है? सोडा अम्ल को क्या कहा जाता है? अग्निशामक, दहनशील, अदहनशील या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सोडा अम्ल को जो होता है अग्निशामक के नाम से भी जाना जाता है। जो अग्निशामक बने हुए रहते हैं उसमें सोडा अम्ल घुला रहता है पानी के साथ, तो सोडा अम्ल को अग्निशामक भी हम लोग कहते हैं। किसी ईंधन के एक केजी किसी ईंधन के 1 केजी के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा ऊर्जा जितनी प्राप्त होती है उससे ईंधन का क्या कहते हैं? कैलोरी मान, ऊष्मीय मान, ईंधन मान या कोई नहीं। ठीक है, तो उससे ईंधन का हम लोग ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन कौन है? हाइड्रोजन, डीजल, पेट्रोल या किरोसिन। तो ईंधन के ऊष्मीय मान के आधार पर अगर सबसे अच्छा ईंधन माना जाए तो वो देखिए माना जाता है हाइड्रोजन का। क्या माना जाता है? हाइड्रोजन को सबसे अच्छा ईंधन के रूप में माना जाता है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? वायुमंडल में CO2 का बढ़ जाना, वायुमंडल में H2O का बढ़ जाना, वायुमंडल में N2O का बढ़ जाना, वायुमंडल में CFC का बढ़ जाना। ठीक है, तो वायुमंडल में CO2 का जो है बढ़ जाना, ये जो है सबसे अच्छा काम है। ठीक है, ये जो है आपका सबसे अच्छा काम है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की जब मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें अचानक क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाता है। तो वायुमंडल में अचानक तापमान में जो वृद्धि होता है उसी को देखिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? केजी, किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्षा जल का अम्ल के साथ पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है? वर्षा का जो जल है वो अम्ल के साथ यदि पृथ्वी पर गिरता है तो क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा या कोई नहीं। ठीक है, तो वर्षा जल का अम्ल के साथ पृथ्वी पर जो गिरना होता है वो आपको देखिए कहलाता है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाता है आपका? अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। अम्लीय वर्षा किसको हानि पहुंचाते हैं? अम्लीय वर्षा किसको हानि पहुंचाते हैं? मिट्टी को, फसल को, जलीय जीव जंतु को या ऐतिहासिक भवन या स्मारक को। तो देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है वो मिट्टी को भी प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है वहाँ की मिट्टी जो होती है वो वहाँ पर क्या होता है? तो अनउपजाऊ हो जाती है। ठीक है, वो अम्लीय हो जाती है जिसके कारण वहाँ पर उपजाऊ वो मिट्टी नहीं रह जाती है, वहाँ पर फसल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, फसल, यदि फसल लगा हुआ हो, यदि फसल पहले से लगा हुआ है और अगर वहाँ अम्लीय वर्षा हो जाती है तो वहाँ के फसल जितने होंगे वो सब जल जाते हैं, या उसके जो डंठल ये सब है वो सड़ गल जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम फसल को भी नुकसान पहुंचाता है अम्लीय वर्षा। अगला देखिए, जलीय जीव जंतु। जलीय जीव जंतु, तो अम्लीय वर्षा जलीय जीव जंतु को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? तो अगर जिस स्थान पर अम्लीय वर्षा हो जाएगी, आपको बताते हैं। ठीक है, तो उसमें जल में रहने वाले कौन कौन है? तो ज्यादा करके हम लोग देखते हैं मेढक रहते हैं और ज्यादा करके देखते हैं मछली रहते हैं। तो ये मेढक और मछली अगर अम्लीय वर्षा 5.3 से कम हो गई तो वहां पर जो जल में मेढक और मछली होंगे वो सभी के सभी मृत हो जाएंगे। सभी के सभी क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इससे क्या हो गया? जलीय जीव जंतु को भी नुकसान पहुंचा। चलिए अगला है ऐतिहासिक भवन और स्मारक। क्या है? ऐतिहासिक भवन और स्मारक। देखिए जहां पर ऐतिहासिक भवन स्मारक है जो कि यहाँ पर आपको बने हुए संगमरमर के, किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। अगर उस जगह पर अम्लीय वर्षा हो गया तो जो संगमरमर जो सफेद है ये धूमिल पड़ जाता है, ये पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला, धूमिल हो जाता है, उसका कलर चला जाता है। कब? जब अम्लीय वर्षा होता है तब। तो अम्लीय वर्षा से पूछ रहा था, अम्लीय वर्षा किसको हानि पहुंचाते हैं? तो मिट्टी को भी पहुंचाते हैं, फसल को भी पहुंचाते हैं, जलीय जीव जंतु को भी पहुंचाते हैं, ऐतिहासिक भवन और स्मारक को भी पहुंचाते हैं। देखिए इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर ई दिया हुआ है सभी, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जरूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को हर बार होता है। ठीक है, इसमें कौन विषैली गैस है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा गैस है जो विषैला है? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे विषैली गैस की अगर बात कहा जाए तो वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यह ईंधन का अपूर्ण दहन, मतलब जो ईंधन पूरा नहीं जल पाता है तो अपूर्ण दहन जब होता रहता है तो वहां पर यह CO गैस निकलता है जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। तो यही गैस जो होता है सबसे विषैला गैस आपको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है या लाने की चेष्टा करता है क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका बल कहलाता है, कार्य कहलाता है, शक्ति कहलाता है या ऊर्जा कहलाता है। ठीक है,
तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है वह भौतिक कारक कौन है, तो आप लोग सुने होंगे बल ना, ये बल जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर्स, बल, बल को एफ से सूचित करते हैं। तो बल क्या है, जैसे ये कोई वस्तु है, अगर इस पर हम क्या करें, बल लगाएं, तो ये क्या हो जाएगा, या तो एक बड़ा पत्थर होगा तो या तो ये घसक जाएगा या घसकाने की इसकी हम लोग क्या करेंगे, चेष्टा करेंगे, ठीक है। तो वह भौतिक कारक क्या है, जो किसी वस्तु की इस अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है, लाने की चेष्टा करता है, तो वह बल ही है। वह कौन है, बल है, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है या लाने की चेष्टा करता है, उसको हम लोग बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल का उदाहरण है। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल का उदाहरण है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे एक गेंदा है, इसको हमने जमीन पर लुढ़का दिया, तो लुढ़कते लुढ़कते ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यह किस बल के कारण गेंद जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो देखिए जमीन की सतह पर कोई भी व्यक्ति तभी चल पाता है जब वहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा हो। क्या कार्य कर रहा हो, घर्षण बल। आप भी चल रहे हैं तो घर्षण बल कार्य कर रहा है तब चल पा रहे हैं, तो आदमी क्या होता है, फिसल जाता है, गिर जाता है। अगर जमीन पर घर्षण बल कार्य नहीं करे तो कोई भी चीज़ को चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर गेंद लुढ़क रहा है तो उस पर कौन सा बल बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। अगला है, चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण का बल किस प्रकार के बल है, ठीक है। तो देखिए एक चुंबक यहाँ पर मान लीजिए हमने रख लिया है और एक पिन हमने यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। अब इसमें आकर्षण हो रहा है, आकर्षण का मतलब कि चुंबक जो है वो पिन को अपनी ओर खींच रहा है और यहाँ पर आकर सटा लिया। तो ये किस बल के कारण होता है बताइए, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं। तो यह चुंबकीय बल है, इस चुंबक में इतना बल है कि ये पिन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इस बल को हम लोग चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको चुंबकीय बल कहेंगे। अगला है, आवेशित वस्तुओं के द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ सीधे संपर्क या स्पर्श के बीच लगाया जाता है, उस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ये दो बल तुम लोग देख लिए, घर्षण बल जो पृथ्वी की सतह पर यदि कोई काम कर रहा होता है तो उसको घर्षण बल कहते हैं, और किसी चुंबक को यदि अपनी ओर आकर्षण करके खींच रहा हो किसी वस्तु को तो चुंबकीय बल। लेकिन आवेशित वस्तु, आवेशित मतलब जो किसी को रगड़ दिए हैं और वो आवेशित है एक दूसरे से, तो वो भी किसी को बल लगा के खींचता है, तो उस बल को हम लोग कहते हैं, देखिए स्थिर विद्युत बल। क्या कहते हैं इसको, स्थिर विद्युत बल के नाम से जानते हैं। अगला है, टूटने वाला फल, टूटने वाला फल पेड़ से नीचे की ओर गिरते हैं, यह किस बल का कारण है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सभी कुछ सही कर रहे होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल ही इसका आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल है जिसमें किसी भी वस्तु को बहुत भी ऊंचाई पर यदि फेंका जाए तो वह अंत में कहाँ पर आकर के रुकता है, पृथ्वी के कारण, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पर कौन सी बल कार्य करता रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिर्फ फल ही नहीं, कोई भी चीज फेंका जाएगा वो अंत में कहाँ आएगा, पृथ्वी की सतह पर ही आकर के रुकेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको हम लोग कहते हैं जब पृथ्वी से ऊपर से अपनी नीचे की ओर किसी वस्तु को बल लगा के खींचता है, तो वह बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसी को हम लोग यहाँ पर तब फल जो होता है पेड़ से नीचे की ओर ही गिरता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगाता है तो उससे कहते हैं संपर्कित बल, असंपर्कित बल, संतुलित बल या असंतुलित बल, ठीक है। तो देखिए जब एक वस्तु है और ये दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है, भौतिक मतलब बाहर से जो बल लगाया जाता है उस पर, तो उससे क्या कहते हैं, तो उससे देखिए कहते हैं संपर्कित बल, क्योंकि ये एक वस्तु दूसरे वस्तु से किसमें है, कनेक्ट है, संपर्क है, इसलिए ये संपर्कित बल इस पर कार्य कर रहा होता है। जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, उससे कहते हैं संपर्कित बल, असंपर्कित बल, संतुलित बल या असंतुलित बल, ठीक है। तो जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, जैसे एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर इसका कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है,
तो ये कौन सा बल कार्य करेगा, तो इस पर होगा असंपर्कित बल। कौन सा बल कार्य करेगा, असंपर्कित बल कार्य कर रहा होता है। ठीक है, चलिए अगला है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, 1001 बार प्रश्न आया हुआ है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए एसआई मात्रक का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, यानी सिर्फ अपने राष्ट्र में ही नहीं, आप दूसरे राष्ट्र में भी जाएंगे तो वहां पर जो बल का आप मात्रक यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ, वो वहां भी मिलेगा। ठीक है, तो सभी जगह, तो उसको हम लोग एसआई मात्रक कहते हैं। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अगला है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कार्यरत बल को क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कार्यरत बल को क्या कहते हैं, दबाव, बल, त्वरण या कोई नहीं। ठीक है, जैसे ये अगर यहाँ पर मेरा कोई वस्तु है, इसके एकांक क्षेत्रफल, तो किसी क्षेत्रफल पर, इस एरिया पर जो बल कार्य हम करेंगे, जो बल कार्य करेगा उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग देखिए कहते हैं दाब। उसको क्या कहते हैं, दाब। इसी को कहेंगे दबाव। क्या कहेंगे, दबाव। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले को हम लोग दबाव कहते हैं, कि उसी क्षेत्रफल हम क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, अब दबाव बराबर क्या होता है ना, दबाव बराबर होता है, देखिए बल। दबाव बराबर क्या होता है, बल, और बट्टा क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, दबाव बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। बल लगा और किसी का क्षेत्रफल पर लगा, तो ये दबाव के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, दबाव का एसआई मात्रक क्या है। देखिए एसआई मात्रक जब भी आपको निकालना हो ना, तो उसका सूत्र याद रखिएगा, तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, दबाव, तो दबाव का एसआई मात्रक, तो दबाव का सूत्र क्या होता है, बल बट्टा होता है क्षेत्रफल। ठीक है, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है, देखिए न्यूटन होता है ना, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं एक जैसा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही आंसर हुआ ना। तो ये सूत्र जब आप याद रखिएगा आप लोग ना, तो यहाँ पर जो है एसआई मात्रक बनाना आसान हो जाता है। तो दबाव बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है। किस सतह पर अधिकतम, माने सबसे अधिकतम महत्तम कहाँ होता है, समुद्र तल पर, गुरुत्वीय तल पर, चुंबकीय तल पर, या कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है, तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो समुद्र तल पर सबसे अधिकतम होता है। इसलिए आप किसी का भी देखिएगा ऊंचाई जो मापा जाता है उस समुद्र तल से लिखा हुआ रहता है। चाहे आप रेलवे स्टेशन पर भी जाएंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तो समुद्र तल से ही सारा जगह काम किया जाता है। तो ये जो है वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है, समुद्र तल पर सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या कोई नहीं। ठीक है, अगर ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो घटता जाएगा। क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो दोस्तों हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है। देखिए सभी जीव जंतुओं का जनन करने का प्रक्रिया अलग अलग होता है, तो उसी में एक हाइड्रा है, पैरामीशियम, बटामीशियम कहते हैं। तो हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है, 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। मुकुलन, द्विखंडन, जनन, या कोई नहीं। ठीक है, तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा